द वॉरेन बफेट वे, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बाय रॉबर्ट जी हैंगस्ट्रॉन्ग। अबाउट वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट पिछले 30 सालों से एक सबसे सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर रहे हैं। उनकी पूरी अप्रोच बिजनेस की वैल्यू और मार्केट प्राइस पर फोकस करने की रही है। बफेट किसी बिजनेस में ओनर की तरह एक्ट करने के लिए उसे ठीक तरह से समझते हैं और जब वो उससे कंफर्टेबल होते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं। वो बिजनेस के बारे में जो कुछ भी पॉसिबल होता है स्टडी करते हैं, उस फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं और वर्क करते हैं मैनेजमेंट के साथ, ना कि उनके अगेंस्ट। इनफैक्ट उनका हमेशा पहला एक्ट शेयर बाय करने के वक्त यही रहता है कि वो मैनेजर को उनके शेयर के प्रॉक्सी वोट के लिए ग्रांट कर देते हैं, कंपनी को यही अश्योर करने के लिए कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कंपनी की कोर वैल्यू को चेंज करने की। बफेट द वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के चैंपियन हैं और उनको बफेट की इन्वेस्टमेंट करने की अप्रोच। पहली, कभी भी स्टॉक मार्केट के डे टू डे फ्लक्चुएशंस के साथ ना चलें। मार्केट कंपनी की वैल्यू को सेट करने के लिए नहीं, बल्कि खरीदने और बेचने को इजी करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। मार्केट में सिर्फ उन पर नजर रखें जो कि सिर्फ विलिंग है स्टॉक को अच्छे प्राइस पर सेल करने के लिए। दूसरी, जनरल इकोनॉमी के बारे में ना समझें और ना ही उसकी चिंता करें। अगर आप यही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक मार्केट क्या करेगी दिन ब दिन, तो आप कैसे अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी के फेट को। तीसरी, बिजनेस को बाय करें ना कि उसके स्टॉक को, और स्टॉक परचेज को ऐसे ट्रीट करें जैसे कि आप पूरे बिजनेस को खरीद रहे हो। इन टेनेट्स की मदद से। बिजनेस टेनेट्स। पहला, क्या बिजनेस सिंपल और समझने लायक है आपके इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से। दूसरा, क्या बिजनेस लगातार बहुत टाइम से काम कर रहा है। तीसरा, क्या बिजनेस के पास लंबे समय तक काम करने की संभावना है। मैनेजमेंट टेनेट्स। पहला, क्या मैनेजमेंट समझदार है। दूसरा, क्या मैनेजमेंट ईमानदार है शेयर होल्डर्स के साथ। तीसरा, क्या मैनेजमेंट विरोध करती है इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव का। फाइनेंशियल टेनेट्स। पहला, फोकस करें इक्विटी की रिटर्न पर, न कि हर शेयर की अर्निंग पर। दूसरा, कैलकुलेट करें ओनर अर्निंग्स। तीसरा, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स वाली कंपनी को ढूंढें। चौथा, देखें कि हर एक रिटेन्ड अर्निंग से क्या कंपनी में कम से कम $1 ज्यादा वैल्यू क्रिएट की है। मार्केट टेनेट्स। पहला, बिजनेस की वैल्यू क्या है। दूसरा, क्या बिजनेस प्रेजेंट में परचेज किया जा सकता है सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर। तीसरा, बिजनेस का पोर्टफोलियो मैनेज करें। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मतलब बिजनेस ओनर की तरह है, लॉन्ग टर्म वैल्यू फोकस्ड प्रायोरिटी होना है, ना कि स्टॉक ऑर्डर की तरह शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉसेस पर फोकस्ड की तरह प्रायोरिटीज। अर्ली लाइफ ऑफ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट 1993 में फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकाज रिचेस्ट पीपल में से एक थे। उनके पास नेटवर्थ $8.3 बिलियन के करीब है। सभी 69 लोग जो लिस्टेड थे, बफेट उनमें से एक थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अपनी वेल्थ कमाई थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ग्रेजुएट हुए थे, जहां पर रहते हुए उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। इस बुक ने बफेट को इतना इम्प्रेस किया कि वो न्यूयॉर्क चले गए बेन ग्राहम से पढ़ने के लिए कोलंबिया ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल में। 1956 में 25 की एज में बफेट ने इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू की। उनके पास 7 लिमिटेड पार्टनर थे जिन्होंने $1,05,000 कंट्रीब्यूट करे थे और बफेट ने $100 जनरल मैनेजर रहते हुए लिमिटेड पार्टनर 6% इंटरेस्ट और 75% प्रॉफिट जो जनरेट होता था रिसीव करते थे हर साल। वहीं बफेट को दूसरा 25% पे होता था। अगले 13 साल में यही पार्टनरशिप की कंपाउंड इन्वेस्टमेंट थी 29.5% सालाना रेट पर। 1965 में बफेट ने पार्टनरशिप क्लोज कर दी और $25 मिलियन पर्सनल स्टेक के साथ कैश आउट हुए। वॉरेन बफेट ने अपनी कैपिटल को बर्कशायर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, एक अच्छी तरह एस्टैब्लिश्ड लेकिन स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी के कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को परचेज करने में यूज किया। कंपनी हैथवे मैन्युफैक्चरिंग के साथ मर्ज हो गई और 1967 में 2 और इंश्योरेंस कंपनी के इंटरेस्ट को खरीद लिया। यही कंबाइंड कंपनी का नाम बदलकर बर्कशायर हैथवे रख दिया गया। इस कंबाइंड कंपनी के इंश्योरेंस कंपनीज स्टडी रेट कैश फ्लो जनरेट कर दी थी, जो कि इन्वेस्ट कर दिए जाते थे स्टॉक और बॉन्ड में, जिससे क्लेम की पेमेंट करने के लिए पेमेंट अवेलेबल रहती थी। 1967 में कंपनी का स्टॉक पोर्टफोलियो था $7.6 मिलियन, तो
तो बफेट ने इस पर कंट्रोल लिया। 2 साल के अंदर स्टॉक पोर्टफोलियो $42 मिलियन से ग्रो किया और इंश्योरेंस कंपनी ने टेक्सटाइल साइड ऑफ कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। 1970 के वक्त बशायर ने 3 और इंश्योरेंस कंपनी खरीदी और 5 और शुरू की। बफेट ने कंपनी की टेक्सटाइल साइड को बंद कर दिया और बर्कशायर हैथवे को होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। बर्कशायर दूसरी तरह कंपनी को ओन करती थी, जो कि अच्छी क्वालिटी रिटर्न जनरेट करती थी, डेट को यूज करे बिना। 1993 से बर्कशायर हैथवे ग्रुप के नॉन इंश्योरेंस साइड के पास सेल्स टर्नओवर थी $2 बिलियन और $176 मिलियन अर्न करे आफ्टर टैक्स, जो कि 37% थी ग्रुप की ऑपरेटिंग अर्निंग्स की। वॉरेन बफेट और उनकी वाइफ अभी 40% स्टॉक ओन करते हैं बर्कशायर हैथवे का। बफेट चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कंपनी के, $1 लाख सैलरी पर ईयर पर, और एम्प्लॉइज जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंपनी मैनेज करते हैं वो इससे भी ज्यादा अर्न करते हैं। बर्कशायर हैथवे के पास कॉर्पोरेट नेटवर्थ $22 मिलियन की जब वॉरेन बफेट के पास कंट्रोल था, आज वो $10.2 बिलियन से ज्यादा वर्थ करती है। बफेट का गोल था कंपनी की वर्थ 15% कंपाउंडिंग रेट से बढ़ाना हर साल। बर्कशायर ने कभी डिविडेंड पे नहीं किया, बल्कि वो रीइन्वेस्ट कर देते थे सारे अर्न्ड मनी को। इस वजह से स्टॉक होल्डर्स को कैपिटल गेन देखना पड़ता था अपने स्टॉक की वैल्यू के लिए। 1964 से बर्कशायर शेयर $19 से $22,000 पर शेयर बढ़े हैं। पिछले 25 साल में बर्कशायर पर ये 23.2% कंपाउंड रेट से ग्रो किया है, जबकि बफेट का टारगेट था 15%। रोल मॉडल्स ऑफ वॉरेन बफेट। 2 मेंटोर्स। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी हाइब्रिड मिक्स है। 2 1930 के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बेन ग्राहम एंड फिलिप फिशर की। ग्राहम से बफेट ने द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच सीखा, जो कि है स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिटिव गाइडलाइंस का यूज करना उन कंपनीज में शेयर बाय करने के लिए जो कि अपनी वर्किंग कैपिटल से कम में शेयर सेल कर रही हैं। ग्राहम ने इस बात पर जोर दिया कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पॉइंटलेस हैं और स्टॉक पोजीशन हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। फिशर से बफेट ने ये सीखा कि मैनेजमेंट क्या वैल्यू रखती है बिजनेस के लिए, और यही कि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को बढ़ाती है कम करने की बजाय, क्योंकि वो ऐसी बन जाती है जहां इम्पॉसिबल होता है सारी चीजों को देखना जो कि अलग अलग जगह रखी हो। पहला, बेंजामिन ग्राहम, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर ग्राहम वाइडली माने जाते हैं पहले प्रोफेशनल फाइनेंशियल एनालिस्ट। बेन ग्राहम न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे और उनके पास साइंस डिग्री थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। 25 की एज तक वो ब्रोकरेज फर्म में पार्टनर थे। $6 लाख अर्निंग पर ईयर के साथ वो फाइनेंशियली रूइंड हुए 1929 क्रैश में, और उनको अपने फॉर्चून को फिर से बनाना पड़ा। ग्राहम की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये थी कि एक अच्छे से चुना हुआ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कॉमन स्टॉक का बेस्ड होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पर, जहां पर कोई भी शब्द से अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सके। ग्राहम के लिए इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच फर्क यही था कि इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन वो है जो पूरी तरह एनालिसिस प्रिंसिपल्स की सुरक्षा का वादा और सेटिस्फैक्टरी रिटर्न दे, और ऑपरेशन जो कि इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते वो स्पेकुलेटिव हैं। उनका मानना था कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिंसिपल की सुरक्षा और सेटिस्फैक्टरी रिटर्न रिक्वायर्ड है। सेफ्टी एक रिलेटिव टर्म है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। उसी तरह सेटिस्फैक्टरी रिटर्न के कॉन्सेप्ट के साथ वो भी सब्जेक्टिव है, चाहे डिविडेंड इनकम हो या स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन। ग्राहम ने कॉमन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए 3 अप्रोच बताई थी। पहली, द क्रॉस सेक्शन अप्रोच। इन्वेस्टर शेयर बाय करता है शेयर मार्केट की हर सेक्टर की कंपनी में, फिर चाहे कुछ भी हो इकोनॉमी में, कम से कम एक स्टॉक तो अच्छा परफॉर्म करेगा ही। दूसरी, द एंटिसिपेशन अप्रोच, शॉर्ट टर्म सिलेक्टिविटी। ये उन कंपनी में इन्वेस्टिंग है जिनके पास आने वाले 6 महीने से 1 साल तक फेवरेबल आउटकम रहेगा। हालांकि यही वॉलेटाइल और सुपरफिशियल अप्रोच है जो कि ज्यादातर शेयर ब्रोकर्स यूज करते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स, ये उन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए है जिनकी सेल्स और अर्निंग्स बढ़ना एक्सपेक्टेड है एवरेज बिजनेस से। ये ट्रिक उन कंपनी के स्टॉक बाय करने के लिए है जिनके प्रोडक्ट अर्ली स्टेज में हैं या उनके प्रॉफिट और रेवेन्यूज जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। डिफिकल्टी यहाँ पर यह है
कि यहाँ एक्यूरेट फोरकास्टिंग नहीं हो पाती ग्रोथ रेट की। तीसरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच। ये अप्रोच उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए है जिनके पास बड़ा मार्जिन होता है अर्निंग और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच, जिस तरह से इन कंपनीज की रिसेशन से निकलने की अच्छी संभावना होती है। इस कॉन्सेप्ट से सिर्फ उन कंपनी के शेयर खरीदे हैं जिनकी प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, जो कि डिटरमाइंड हो असेट्स, अर्निंग, डिविडेंड और फ्यूचर एस्पेक्ट से। ग्राहम ने स्ट्रांगली रिकमेंड करा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच को ग्रोथ करने वाली कंपनी के कॉमन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उनकी अप्रोच इन्वेस्टमेंट की ये थी कि ग्रोथ कंपनी के शेयर परचेज करें जब ज्यादातर मार्केट ट्रेडिंग कर रही हो लो प्राइस पर, या जब ग्रोथ कंपनियों के शेयर ट्रेड हो रहे हो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में। जबकि लो मार्केट में बाय करना सबका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन इस अप्रोच का कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होता। इसलिए ग्राहम ने सजेस्ट किया अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई करना मार्केट सेंटिमेंट पर ध्यान दिए बगैर, जो कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में सक्सेस की चाबी है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्लोजली लिंक्ड होती है कंपनी की फ्यूचर अर्निंग पावर और फिक्स्ड कॉस्ट से। ये हार्ड या रियल एसेट है प्लस अर्निंग की फ्यूचर वैल्यू जो प्रोड्यूस होगी। ग्राहम ने एडवोकेट किया था अप्रोचेस शेयर को बाय करने के लिए। पहला, 2/3 से कम कंपनी की नेट एसेट वैल्यू को खरीदें। दूसरा, सिर्फ लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो स्टॉक पर फोकस करें। याद रखें कि ये स्टॉक्स जनरली मार्केट सेंटिमेंट के फेवर में नहीं होते और मार्केट इनएफिशिएंसीज जो कि इमोशन से क्रिएट होती हैं, जनरेट करते हैं वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज रेशनल इन्वेस्टर के लिए। दूसरे, फिलिप फिशर, ऑथर ऑफ कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। फिशर एक स्टॉक ब्रोकर थे जिन्होंने जस्ट 1920 क्रैश के बाद बिजनेस सेटअप किया था। फिशर ने फोकस किया उन कंपनीज पर जिनके पास एबिलिटी थी सेल्स ग्रो करने की। साल भर में इंडस्ट्री एवरेज रेट से ग्रेटर रेट पर उन्होंने इन कंपनीज को ऐसे क्लासिफाई किया: फॉर्चुनेट एंड एबल, कंपनीज जो वर्क करती हैं एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट के लिए लार्ज मार्केट क्रिएट करने के लिए और जो इस पोजीशन में होती हैं जिसमें उन्हें आउटसाइड कंपनीज कंट्रोल इवेंट्स बेनिफिट होता है। फॉर्चुनेट क्योंकि वो एबल थे, कंपनी जो कंटिन्यूअसली रिसर्च और डेवलपमेंट करती हैं बेटर प्रोडक्ट और न्यू मार्केट प्रोड्यूस करने के लिए। फिशर ने स्टडी किया कंपनी के सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज के एडिशन में। उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन और अकॉर्डिंग कंट्रोल्स को भी देखा। फिशर का मानना था कि मार्जिनल कंपनीज कभी भी सक्सीड नहीं करती लॉन्ग रन में। इन कंपनीज को ढूंढते थे जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करती थी और अपनी मार्केट पोजीशन को मजबूत करने में लगी रहती थी। वो उन कंपनीज को भी ढूंढते थे जो एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग के बिना भी ग्रो कर सकती थी। फिशर ये मानते थे कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की स्ट्रेंथ पर, ना कि कैपिटल बेस को एक्सपैंड करके, तो वो फ्यूचर में अच्छी तरह ग्रो करेगी। फिशर ने एवं एवरेज मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज कंपनी सॉर्ट की। उन्होंने इसको अच्छा बताया कि जब कंपनी हार्ड टाइम में हो तो मैनेजमेंट फ्रीली बात कर सके शेयर होल्डर्स से और पूरी कंपनी में अच्छे वर्किंग रिलेशन डेवलप कर सके। फिशर ने हर अलग अलग कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के अच्छे से जांच की। उन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स कस्टमर्स, वेंडर्स, कॉम्पिटिटर्स और कंसल्टेंट्स का इंटरव्यू लेकर ढूंढी और अपनी रिसर्च से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की एक्यूरेट पिक्चर कलेक्ट करने की कोशिश की। फिशर ने सजेस्ट किया कि ये अच्छा है कुछ आउटस्टैंडिंग कंपनी की बजाय। उन्होंने हमेशा अपनी सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस में ही इन्वेस्ट किया, दैट इज उन कंपनीज में जिन्हें वो समझते थे और जिनके साथ कंफर्टेबल फील करते थे। फाउंडेशन ऑफ द बफेट अप्रोच। वॉरेन बफेट कंपनी को उनके ऑपरेटिंग रिजल्ट से इन्फॉर्म करने देते थे, ना कि शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन से। उनकी स्ट्रेटजी पेशेंट इन्वेस्टमेंट बेस्ड थी, बिजनेस की वैल्यू के हिसाब से। बफेट की पूरी अप्रोच ये है कि वो शेयर परचेज को बिजनेस ओनर की तरह देखते हैं, ना कि स्टॉक मार्केट डैबलर की तरह। सपोर्टिंग आइडियाज। पहला, पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना और प्रेडिक्ट करना जनरल स्टॉक की डायरेक्शन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी होने के बाद भी लोग ही हैं जो मार्केट बनाते हैं। इन्वेस्टर पर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है
शॉर्ट टर्म मार्केट डायरेक्शन और स्टेबिलिटी का, जबकि स्टॉक की लॉन्ग टर्म वैल्यू डिटरमाइंड होती है बिजनेस की इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, ना कि डे टू डे मार्केट फ्लक्चुएशन से। दूसरी, द मिस्टर मार्केट एलिग्री। इमेजिन करें कि आप ओनर हैं स्मॉल बिजनेस के पार्टनरशिप में मिस्टर मार्केट के साथ। हर रोज मिस्टर मार्केट कोट करते हैं प्राइस को जिस पर वो राजी हैं आपके हाफ बिजनेस को खरीदने के लिए या अपना हाफ बिजनेस बेचने के लिए। जब बिजनेस अच्छी प्रोग्रेस पर होता है, मिस्टर मार्केट के कोट बहुत ज्यादा चेंज होते हैं उनके मूड के हिसाब से। जब वो उत्साहित होते हैं तब उनके प्राइस एक्सेप्शनली हाई होते हैं। कन्वर्सली, उन्हें उनके गंदे बिन पर स्ट्राइक करें जब वो बहुत बुरा देखना सोच रहे हैं और अनयूजुअल लो प्राइस कोट कर रहे हैं। अगर आप मिस्टर मार्केट के साथ बिजनेस में होते और ट्राई करते हैं उनकी विजडम के एडवांटेज का, तो आप इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर हो सकते हैं। रादर आप मिस्टर मार्केट की पॉकेट बुक का एडवांटेज लें, ना कि उनकी विजडम का। अगर आप इस इन्फ्लुएंस में आते हैं तो ये विनाशकारी है। सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर को हमेशा इमोशन के बवंडर को अलग रखना चाहिए, जो मिस्टर मार्केट शुरू करते हैं जनरल मार्केट में और हर रोज इसे बेचने के लिए अच्छी बिजनेस जजमेंट्स की एक्सरसाइज करते हैं। तीसरा, इन्वेस्टर को हमेशा फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए रोज की मार्केट फ्लक्चुएशन से डील करने के लिए। जब तक आप बिना पैनिक हुए स्टॉक होल्डिंग की वैल्यू को 50% से नीचे या उससे ज्यादा डिक्लाइन होते हुए नहीं देख सकते, तब तक आप सक्सीड नहीं करेंगे। चौथा, प्राइस कम होना एक रास्ता है ज्यादा शेयर को आपके पोर्टफोलियो में लो प्राइस पर ऐड करने के लिए। जब तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे अच्छे रनिंग बिजनेस में जिसके पास अच्छे फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट और प्राइस है, तब तक आपकी सक्सेस ही होगी। पांचवा, एबिलिटी को तब तक ही सीखें जब तक सारे फैक्ट आपके पेपर में ना हो। ये एडवांटेज करेगा किसी को भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए। र्यूमर की स्ट्रेंथ पर किसी भी मेडिकोर बिजनेस में कंटिन्यूअसली बाइंग और सेलिंग से बचाकर बफेट बाय और होल्ड करते थे शेयर परमानेंटली कुछ आउटस्टैंडिंग और वेल मैनेज बिजनेस में। उनकी हमेशा से अप्रोच पेशेंटली वेट करने की थी जब तक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना आए। छठा, इन्वेस्टमेंट में सक्सेस श्योर नहीं होती है और सक्सेस हमेशा गलत से ज्यादा सही काम करने से आती है। इसको अचीव करने के लिए जो चीज है आप गलत कर सकते हैं, उसे कम करने की कोशिश करें और फोकस करें उन चीजों पर जिन पर आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। सातवां, मार्केट के र्यूमर की स्टोरी। एक ऑयल प्रोस्पेक्टर सेंट पीटर से हेवन के गेट पर मिले। सेंट पीटर ने उन्हें बताया कि वहां उनके लिए कोई जगह नहीं है अंदर आने के लिए और प्रोस्पेक्टर से पूछा गया कि क्या आप सिर्फ 4 शब्दों में बोल सकते हैं कुछ ऑयल बिजनेस के बारे में। प्रोस्पेक्टर ने चिल्लाते हुए बोला, ऑयल डिस्कवर्ड इन हेल। इसके साथ दूसरे ऑयलमैन जो हेवन में थे उन्होंने मार्च किया हेल की तरफ। सेंट पीटर इंप्रेस हो गए और उन्होंने इनवाइट किया प्रोस्पेक्टर को हेवन में। प्रोस्पेक्टर ने बोला, नो थैंक्स, मेरे विचार से मैं बाकी लड़कों के साथ जाऊंगा क्योंकि ये हो सकता है कि इस र्यूमर में कुछ सच्चाई हो। सारे एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बावजूद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस में देखा जाता है कि वो अभी भी तर्कशील एक्ट करते हैं और भीड़ के साथ चलते हैं। बफेट कभी वरी नहीं होते थे इंपॉर्टेंट लोगों को अपने डिसीजन से एग्री करने में और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते थे उनके डिसएग्री होने से भी। आठवां, इन्वेस्टर्स और बिजनेस पर्सन को कंपनी को सेम वे में देखना चाहिए। बिजनेस पर्सन चाहता है पूरे बिजनेस को बाय करना और इन्वेस्टर चाहता है उसका पार्ट बनना। फर्स्ट क्वेश्चन जो किसी भी बिजनेस पर्सन के दिमाग में आएगा कि इस कंपनी की कैश जनरेट करने की पोटेंशियल कितनी है। टाइम के साथ हमेशा वैल्यू ऑफ कंपनी और उसकी कैश जनरेट की पोटेंशियल में डायरेक्ट कोरिलेशन रहेगा और अगर ये क्वेश्चन इन्वेस्टर भी ध्यान रखें तो उसको भी बेनिफिट हो सकता है बिजनेस पर्सन की तरह। अपनी सोच को चेंज करें बाइंग और सेलिंग शेयर इन कंपनी से बाइंग एंड सेलिंग बिजनेस में जो आपको ओन करना था पहले से। इससे आपके पास बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव होगा फ्यूचर के लिए। 9वां, कंपनी की सक्सेस को जज करने के लिए शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस एक अनवाइज क्राइटेरिया है। उसकी जगह इन्हें देखें। शुरुआती शेयर होल्डर्स इक्विटी पर रिटर्न, ऑपरेटिंग मार्जिन चेंजेस, डेट लेवल चेंजेस, कंपनी की कैश जनरेटिंग एबिलिटी। इसका मतलब है कि यूज करें इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, ना कि प्राइस के चेंज का।
रिलेशनशिप इन्वेस्टिंग क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। इस अप्रोच के साथ इन्वेस्टर्स एक्ट करते हैं कंपनी ओनर की तरह, जिनके शेयर वो ओन करते हैं। इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं पेशेंट कैपिटल, जो कि अलाउ करती है मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पर शुरू करने के लिए वही स्टॉक लॉन्ग टर्म तक होल्ड करे जाते हैं। और इन्वेस्टर्स वर्क करता है मैनेजमेंट के साथ कॉर्पोरेटर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। वॉरेन बफेट यूजुअली अपने शेयर के वोटिंग राइट असाइन कर देते थे कंपनी की मैनेजमेंट को, जो कि परचेज करते थे। ये क्लियर सिग्नल सेंड करता था कंपनी को कि वो चेंज को सीक नहीं कर रहे हैं। वो उन कंपनी से बचते हैं जिन्हें मेजर चेंजेस की जरूरत होती है, और शेयर होल्डर्स के रिटर्न इंप्रूव करने के लिए वो मैनेजमेंट के सामने आने से भी बचते हैं। ट्रू वैल्यू रियलाइज करने से पहले बफेट आसानी से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं। वो ऐसी कंपनी नहीं ढूंढते हैं जो कि टर्न अराउंड और रिस्ट्रिक्टिंग एक्सरसाइज कर रही हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जहां पर बहुत सारे वेरिएबल्स पर ध्यान देना पड़ जाता है। बफेट कम सेटिस्फाई होते हैं किसी भी सिक्योरिटी को होल्ड करने में जब तक प्रोस्पेक्टिव रिटर्न बिजनेस की इक्विटी कैपिटल पर सेटिस्फैक्ट्री ना मिले। मैनेजमेंट शेयर होल्डर ओरिएंटेड और कॉम्पिटेंट होती है। वही मार्केट कभी ओवर वैल्यू नहीं करती बिजनेस को। जनरली स्पीकिंग, बफेट तभी सेल करते हैं जब स्टॉक प्राइस शो करते हैं कि मार्केट बिजनेस को ओवर वैल्यू कर रही है। की थॉट्स। जितना आप वॉल स्ट्रीट से दूर जाएंगे उतना ही डाउट होगा स्टॉक मार्केट की फोरकास्टिंग और टाइमिंग के क्लेम पर। बेन ग्राहम। मुझे लंबे समय में यह फील हुआ कि स्टॉक फोरकास्टर का सिर्फ एक काम है, फॉर्चून टेलर को अच्छा बताना। वॉरेन बफेट। सबसे ज्यादा कॉमन कॉज लो प्राइसेस का ये है कि वर्स्ट होगा बिलीव करना। हम इस एनवायरनमेंट में बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें वर्स्ट बिलीव करना पसंद है, बल्कि इसलिए कि ये क्या प्राइस प्रोड्यूस करता है। होपफुल रहना फ्यूचर के लिए रैशनल बायर का एनिमी है। वॉरेन बफेट। इन्वेस्टर को ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे उसके पास लाइफ टाइम डिसीजन कार्ड हो जिसमें सिर्फ 20 पंचेस हैं। हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ आप पक्का कार्ड पंच हो जाए और आपके पास कुछ बचे रहेंगे आगे लाइफ में यूज करने के लिए। वॉरेन बफेट। जैसे जैसे टाइम गुजरता है मैं और ज्यादा कन्विंस हो जाता हूँ कि राइट मेथड इन्वेस्टमेंट के लिए ये है कि लार्ज अमाउंट पुट करा जाए उन एंटरप्राइज में जिसकी मैनेजमेंट में आपको बिलीव हो और आप उसके बारे में जानते हो। यही मिस्टेक है सोचना कि एक की लिमिट दूसरे का रिस्क है। ज्यादा स्पेंड करने से उन एंटरप्राइज में जिसके बारे में आप और हम जानते हैं और जिसके लिए आपके पास कोई ट्रस्ट करने का रीजन नहीं है। नॉलेज और एक्सपीरियंस हमेशा लिमिटेड रहती है और एक समय में 2 से 3 एंटरप्राइजेस यही है जिनके लिए फुल कॉन्फिडेंस से मैं एंटाइटल्ड हो सकता हूँ। जॉन मेनार्ड कीन्स। समझदार लोग अडॉप्ट कर लेते हैं दुनिया के हिसाब से। अनरीजनेबल लोग दुनिया को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। इसमें तरक्की डिपेंड करती है अनरीजनेबल लोगों पर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्या आप फिश को समझा सकते हो कैसा लगता है जमीन पर चलना? एक दिन जमीन पर रहना वर्थ करता है 1000 यार उसकी बात करने से, और एक दिन बिजनेस रन करना बिल्कुल उसी तरह की वैल्यू रखता है। वॉरेन बफेट। अपनी क्षमता के सर्किल के अंदर ही इन्वेस्ट करें। प्रोग्राम ये नहीं काउंट करता कि कितना बड़ा सर्किल है, ये काउंट करता है कि आप कितने अच्छे से उसके पैरामीटर डिफाइन करते हैं। वॉरेन बफेट। रैशनैलिटी ही क्वालिटी है जिससे बफेट अपना स्टाइल डिस्टिंग्विश कर पाए, जिसे वो बर्कशायर रन करते थे, और यही क्वालिटी वो अक्सर अलग कॉर्पोरेशंस में नहीं ढूंढ पाते हैं। कैरोल लूमिस। फॉर्च्यून मैगजीन। सावधान रहें फाइनेंस के पास परफॉर्मेंस प्रूफ से। अगर हिस्ट्री बुक चाबी होती अमीर बनने की तो फोर्ब्स 400 में लाइब्रेरियंस भी होते हैं। स्टॉक खरीदने के बाद हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट क्लोज भी हो जाए 1 और 2 साल के लिए भी, हमें डेली कोट नहीं चाहिए अपनी 100% पोजीशन ये HH ब्राउन में चेक करने के लिए। फिर क्यों? क्या हमें अपने से 1% इंटरेस्ट जो कि कोक में है उसके लिए कोट चाहिए? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट अप्रोचेस टू इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का रैशनल एलोकेशन की है किसी भी इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए। बफेट की इन्वेस्टमेंट अप्रोच ये है। पहली,
कभी भी स्टॉक मार्केट की डे टू डे फ्लक्चुएशंस के साथ ना चलें। दूसरी, जनरल इकोनॉमी के बारे में ना समझें और ना ही उसकी चिंता करें। तीसरी, बिजनेस बाय करें ना कि उसके स्टॉक को। चौथी, जिसको आप खरीदना चाहते हैं उस बिजनेस का पोर्टफोलियो मैनेज करें। सपोर्टिंग आइडियाज। पहला, कभी भी स्टॉक मार्केट के डे टू डे फ्लक्चुएशंस के साथ ना चलें। इन एसेंस, स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करती है शेयर के खरीदने और बेचने को इजी करने के लिए। जब भी इन्वेस्टर मार्केट के फ्यूचर प्राइस का प्रेडिक्टर बनता है, वो प्रॉब्लम्स में आता है। जरूरी क्वेश्चन यहाँ है कि आपने अपना होमवर्क किया है या नहीं। अगर आप कंपनी के बारे में जानते हैं मार्केट से ज्यादा, तो फिर कोई अटेंशन देनी है कि क्या मार्केट बोलती है। सेकेंडली, अगर आप शेयर खरीदते हैं क्योंकि आपको बिलीव है कि कंपनी के पास अच्छा फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट है और आप उसे सालों तक ओन करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी मार्केट में होता है डे टू डे बेसिस पर, वो पूरी तरह इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्वेस्टर को कोई भी मार्केट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती किसी भी शेयर को परचेज करने के लिए। सिर्फ रोज मार्केट को देखने का ये यूज है कि कोई बेवकूफ अच्छे बिजनेस को तो नहीं बेच रहा कम कीमत पर। दूसरा, जनरल इकोनॉमी के बारे में ना समझें और ना ही उसकी चिंता करें। अगर ये असंभव है प्रिडिक्ट करना कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट क्या करेगी, तो ये कैसे पॉसिबल है फोरकास्ट करना कि पूरी इकोनॉमी क्या करेगी आने वाले टाइम में। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कुछ इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक्स असम्पशंस रखते हैं कि किस डायरेक्शन में इकोनॉमी जाएगी और उन्हीं स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जो कि उनके मॉडल में फिट होता है। इस तरीके से प्रेडिक्शंस हमें खुश करने वाले और सीमित बन जाते हैं। सुपीरियर अप्रोच ये है कि बिजनेस को खरीदें जिसके पास अपॉर्चुनिटी हो ज्यादा प्रोग्रेस करने की, चाहे पूरी इकोनॉमी एक्सपैंड करे या कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस जिसके पास एबिलिटी होती है प्रॉफिट करने की, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो बहुत वैल्यूएबल होता है। तीसरा, बिजनेस को खरीदें ना कि उसके स्टॉक को। इन्वेस्टर को उसी कंपनी में शेयर खरीदना चाहिए जिस कंपनी को वो खरीद सके, अगर उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है तो। इस प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टर को उन कंपनीज को ढूंढना चाहिए जिनके ऑपरेशन को वो समझता है। आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है जो कि ईमानदार और सक्षम लोगों से ऑपरेट होती है और अवेलेबल है सही प्राइस पर। बिजनेस को खरीदने का डिसीजन इन चीजों पर बेस्ड होना चाहिए: बिजनेस टेनेट्स, मैनेजमेंट टेनेट्स, फाइनेंशियल टेनेट्स, मार्केट टेनेट्स। टेनेट्स बाय वॉरेन बफेट। पहला, बिजनेस टेनेट्स। बिजनेस टेनेट 1, क्या बिजनेस सिंपल और समझने लायक है इन्वेस्टर के नजरिए से? क्या आप समझते हैं कि कंपनी कैसे सेल्स जनरेट करती है, खर्च चुकाना और प्रॉफिट कैसे प्रोड्यूस करती है? इसका मतलब आपको समझना होगा रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कैश फ्लो, लेबर रिलेशंस, प्राइसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और कैपिटल रिक्वायरमेंट को, जो कि एक्सेप्शनली हाई लेवल की नॉलेज है। इसका मतलब इन्वेस्टर को शेयर खरीदने होंगे उन कंपनीज में जो उनके फाइनेंशियल और इंटेलिजेंस के सर्कल के अंदर होंगे। इन्वेस्टर को रियलिस्टिक होना पड़ता है, जो वो नहीं जानते उसके लिए, क्योंकि एवरेज से अच्छा रिजल्ट अक्सर ऑर्डिनरी चीजों को एक्सेप्शनल अच्छा करके मिलता है। बिजनेस टेनेट 2, क्या बिजनेस लगातार बहुत टाइम से काम कर रहा है? जनरल में अच्छे लेवल के प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म में अचीव होते हैं उन कंपनीज से जो कि सेम प्रोडक्ट और सर्विस सेल्स से प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इन्वेस्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए करंट बिजनेस रियलिटी को फ्यूचर सक्सेस के विजन की वजह से। उस बिजनेस को ढूंढें जो कि ये शो करें कि वो अलग इकोनॉमिक साइकिल्स और अलग कॉम्पिटिटिव फोर्स में सरवाइव कर सकता है। बेस्ट टाइम बिजनेस को खरीदने का तब होता है जब प्रॉफिट रेट इंटरप्ट होता है कुछ एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म रीजन की वजह से। ये रियल वन टाइम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है जो है अनयूजुअल लो प्राइस पर और अच्छे बिजनेस परचेज करवा सकती है। बिजनेस टेनेट 3, क्या बिजनेस के पास लंबे समय तक काम करने की संभावना है? इकोनॉमिक वर्ल्ड बटा हुआ है ऐसे लार्ज ग्रुप ऑफ कमोडिटीज कंपनीज और स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो कि फ्रेंचाइजी खरीदती हैं उनको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। कमोडिटी कंपनी कम्पीट करती है सिर्फ प्राइस पर, किसी सप्लाई में डिफरेंशिएशन करे बिना। उसी के साथ ट्रेडिशनल ऑयल और गैस कंपनीज कमोडिटी ग्रुप कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल और एयरलाइंस अब इंक्लूड करती हैं। इसके विपरीत कंपनी जो फ्रेंचाइजी खरीदती हैं
उनके पास प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो जरूरी होती है, जिनका ना कोई सब्स्टिट्यूट होता है और जिसके लिए अनरेगुलेटेड मार्केट एग्जिस्ट करती है। आइडियली बिजनेस परचेजर फ्रेंचाइजी टाइप की कंपनी को खरीदना चाहेगा। इन कंपनीज के पास अप्रिशिएबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, जिससे मैनेजमेंट की गलतियों को दूर करना और क्रिटिकल बन जाता है कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए। अगर पॉसिबल नहीं है फ्रेंचाइजी कंपनी खरीदना, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन ये है कि कमोडिटी मार्केट के कम कॉस्ट सप्लाई को खरीदा जाए। लॉन्ग टर्म में कम कॉस्ट सप्लाई हमेशा डोमिनेट करेगा कमोडिटी मार्केट को। दो, मैनेजमेंट टेनेट्स। मैनेजमेंट टेनेट 1, क्या मैनेजमेंट समझदार है? क्या मैनेजमेंट कंपनी के ओनर की तरह सोचती और काम करती है? खास तौर से कैपिटल कैसे एलोकेट करी है कंपनी ने? रैशनल मैनेजर्स कोई भी ज्यादा कैश एक जो कंपनी जनरेट करती है इन्वेस्ट कर देते हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो प्रोड्यूस करते हैं हाई रेट्स ऑफ अर्निंग कैपिटल कॉस्ट से। लॉन्ग टर्म में कैपिटल की एलोकेशन डिटरमाइन करती है कंपनी की वैल्यू को। सारी कंपनी इन इकोनॉमिक लाइफ साइकिल से निकलती है। डेवलपमेंट स्टेज में कंपनी मनी लूज करती है मार्केट को स्टैब्लिश और प्रोडक्ट इंप्रूव करने में। अगली स्टेज होती है तेजी से ग्रो करने की, जिसके लिए कंपनी को चाहिए होता है कैश, रिटेन्ड अर्निंग्स और इक्विटी ग्रो करने के लिए। तीसरी स्टेज मैच्योरिटी, कंपनी जरूरत से ज्यादा कैश जनरेट करती है अपनी सेल्स बढ़ने की वजह से। आखिरी स्टेज में ज्यादा कैश कम हो जाता है सेल्स के कम होने से। मेन क्वेश्चन ये है कि मैनेजर ज्यादा कैश का क्या करता है मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज में। रैशनल मैनेजमेंट कैसे इन्वेस्ट करता है उन प्रोजेक्ट्स में जो अर्न करते हैं हाई रेट ऑफ रिटर्न ओपन मार्केट से ज्यादा, वरना फंड को रिटर्न करना पड़ता है शेयर होल्डर को डिविडेंड की तरह या अपनी कंपनी के शेयर खुद खरीद कर। इसके विपरीत इरैशनल मैनेजर हमेशा अपनी ही पर्टिकुलर इक्विटी से हारते हैं और कंटिन्यू रखते हैं उन प्रोजेक्ट में रीइन्वेस्ट करना जो कि कम रिटर्न देते हैं। मैनेजमेंट टेनेट 2, क्या मैनेजमेंट ईमानदार है अपने शेयर होल्डर्स से? आइडियल बिजनेस मैनेजर असली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट करता है, अपनी गलतियों को एडमिट करने की एबिलिटी के साथ रिपोर्ट करता है सारी कंपनी की प्रोग्रेस को। मैनेजमेंट को ये साबित करना होता है कि कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर के रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। जब कोई ओनर के पास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, जब वो कंपनी की इकोनॉमी परफॉर्मेंस जज कर रहा होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है उस स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम की। मैनेजमेंट टेनेट 3, क्या मैनेजमेंट विरोध करती है इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव का? इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव टेंडेंसी है मैनेजर द्वारा अलग कंपनी की एक्शन नकल करने की, चाहे वो एक्शन हानिकारक हो या ना हो। ज्यादातर मैनेजर्स इससे बहुत प्रभावित होते हैं कि दूसरी कंपनी क्या कर रही है जो वो नहीं कर सकते, जो कि रिजल्ट करता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के एक्सचेंज में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। कंपनी की मैनेजमेंट स्किल्स मेजर होती हैं इससे कि वो कैसे इफेक्टिवली सोचते हैं अपने बारे में, ना कि हर कोई कैसा कर रहा है उनकी नासमझी की नकल करने के बजाय। संक्षेप में सक्सेसफुल कंपनी के मैनेजर्स वो होते हैं जो एवरेज झुंड को फॉलो नहीं करते। तीन, फाइनेंशियल टेनेट्स। फाइनेंशियल टेनेट 1, फोकस करें इक्विटी की रिटर्न पर, ना कि हर शेयर की अर्निंग पर। कंपनी लगातार जोड़ रही है कैपिटल बेस में रिटेन्ड अर्निंग से, तभी आप एक्सपेक्ट करते हैं अर्निंग पर शेयर बढ़ाने की हर साल। कंपनी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह मेजर करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर करें, जो कि रेशियो है ऑपरेटिंग अर्निंग्स का शेयर होल्डर इक्विटी से। ये मेजर करता है मैनेजमेंट की एबिलिटी को कि वो कितना रिटर्न जनरेट कर रही है उस बिजनेस ऑपरेशन में जिसमें कैपिटल दुगना है। जब रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हो तो याद रखें कि वैल्यू मार्केटेबल होती है सिक्योरिटीज के कॉस्ट पर, ना कि मार्केट वैल्यू पर, क्योंकि मार्केट वैल्यू मैनेजमेंट की कंट्रोल से बाहर है। और सारे नॉन रिकरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को निकाल दें जो कि बिजनेस से संबंधित है। अच्छी मैनेजमेंट टीम हमेशा गुड रिटर्न्स अचीव करेगी और इक्विटी कम इन्वेस्ट करके भी, या तो डेट के बिना या फिर कम से कम मैनेजेबल डेट बिजनेस को लेकर। फाइनेंशियल टेनेट्स 2, कैलकुलेट करें ओनर अर्निंग को। सरप्लस कैश को जनरेट करना किसी भी कंपनी की अल्टीमेट वैल्यू है। अगर कंपनी जिसका हाई फिक्स्ड एसेट के साथ प्रॉफिट रेशियो है, उसे रिक्वायर्ड होते हैं रिटेन्ड अर्निंग। बड़े शेयर लो फिक्स्ड एसेट के साथ प्रॉफिट रेशियो वाले कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट में रहने के लिए। ओनर अर्निंग कैलकुलेट होती है डिप्रिशिएशन, डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन चार्जेस को ऐड करके नेट इनकम पर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करके
जिससे इकोनॉमिक पोजीशन और यूनिट वॉल्यूम मेंटेन रहती है। ओनर अर्निंग्स रिफ्लेक्ट करती हैं कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन को। एग्जाम्पल के लिए कुछ इंटरप्राइजेस जैसे कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इन्हें रिक्वायरमेंट होती है हैवी एक्सपेंडिचर की शुरुआत में और बहुत कम बाद के लिए। दूसरे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलर एक्सपेंडिचर चाहिए होता है प्लांट अपग्रेड या बिजनेस लिप्स के लिए। ओनर अर्निंग्स एक अटेम्प्ट है क्रॉस इंडस्ट्री एनालिसिस की मेजर को प्रोवाइड करने के लिए। फाइनेंशियल टेनेट 3, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स वाली कंपनी को ढूंढें। पैराडॉक्सिकली ज्यादा कॉस्ट वाली कंपनी के मैनेजर्स खोजते रहते हैं नए तरीके जिससे वो लगातार ऐड करते हैं ऑनगोइंग एक पेंसिल में, जबकि लोग और ऑपरेशन की मैनेजर प्राइड लेते हैं अपने अपने एक्सपेंसेस को कम करने में। जितना भी पैसा खर्च होता है फालतू के कॉस्ट पर शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट से बचाता है। बेकार के खर्चों को हमेशा खत्म करना हमेशा एक एक्टिव मैनेजर का रोल होता है। फाइनेंशियल टेनेट 4, हर एक रिटेन अर्निंग से क्या कंपनी ने कम से कम डॉलर ज्यादा मार्केट वैल्यू क्रिएट की है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक वैल्यू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू को। ये सब सच है बढ़ती हुई मार्केट वैल्यू के लिए भी, जो कि क्रिएट होती है रिटेन्ड अर्निंग से। एक वेल मैनेज्ड कंपनी ऐड करती है कम से कम $1 की मार्केट वैल्यू हर एक रिटेन्ड अर्निंग के डॉलर के लिए। इस फैक्टर का अनुमान लगाने के लिए सब प्राप्त कर दे सारे डिविडेंड को पहले 10 साल की कंपनी की नेट इनकम से, ये टोटल रिटेन्ड आएगी। इस फिगर को कंपनी की मार्केट वैल्यू में ऐड करके 10 साल की बिगनिंग में टोटल ए पाने के लिए अगर कंपनी ने इफेक्टिवली रिटेन्ड अर्निंग्स की है तो मार्केट वॉल्यूम 10 ईयर पीरियड के बाद में बढ़ेगी। टोटल ए को अगर नहीं करती तो सावधान रहें। मार्केट टेनेट्स। मार्केट टेनेट 1, बिजनेस की वैल्यू क्या है। बफेट कैलकुलेट करते हैं बिजनेस की वैल्यू को क्योंकि नेट कैश एक्सपेक्टेड होता है कभी भी बिजनेस लाइफ में फ्लो करने में हेड इंटरेस्ट रेट पर डिस्काउंट पर। नेट कैश फ्लो कंपनी के ओनर की अर्निंग होती है लॉन्ग पीरियड की। इसी तरह 30 साल की यूएस ट्रेजरी बॉन्ड रेट यूज करा जाता है इस कैलकुलेशन के मेजर के लिए। इस तरीके से बिजनेस वैल्यू कैलकुलेट करने से बहुत अलग बिजनेस एंटरप्राइज वास्तव में कंपेयर हो सकते हैं। अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तेजी से लेकिन उसकी अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर रेवेन्यूज हैं, तो कंपनी अच्छी क्लासिफाई नहीं होगी और ये फॉर्मूला उस पर अप्लाई नहीं होगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच बहुत कंजर्वेटिव है जब तक सही डिस्काउंट रेट लगे हुए हैं। हमारी नजर में जो बिजनेस में सेंस करता है वो स्टॉक में भी सेंस करता है। इन्वेस्टर को आमतौर पर होल्ड करना चाहिए छोटा हिस्सा आउटस्टैंडिंग बिजनेस का उस सेम क्वालिटी के साथ जैसे ओनर डिस्प्ले करता है सारे बिजनेस को खरीद के। वॉरेन बफेट। मार्केट टेनेट 2, क्या बिजनेस प्रेजेंट में परचेज किया जा सकता है सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर। सही कैलकुलेशन से वैल्यू बिजनेस को प्रोटेक्ट करके आपको सब सही प्राइस ढूंढने चाहिए। मार्केट की सक्सेस का रूल यही है कि परचेज करें तभी जब करंट प्राइस वैल्यू से सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर हो। किसी भी इन्वेस्टर की इंटेंशन ये होती है कि वो एवरेज से ज्यादा कमाई करे। इन्वेस्टर की सेफ्टी का मार्जिन डिफरेंस होता है बिजनेस की वैल्यू और प्राइस का। बहुत इन्वेस्टर अपना खुद का मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेट करते हैं। इसी तरह बफेट भी एम करते हैं 25% डिस्काउंट अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर। बिजनेस का पोर्टफोलियो मैनेज करें। समझदारी से इन्वेस्ट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि शेयर खरीद करके उस कंपनी में जहां आप एक्ट कर सकें बिजनेस के मालिक की तरह, न कि कागज के टुकड़े पर ओनर की तरह। इसका मतलब आपको कंपनी के ऑपरेटिंग फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इसलिए ही जरूरी है जब इन्वेस्टर को ये ना पता हो वो क्या कर रहा है। बहुत कम बिजनेस ओनर कंफर्टेबल और अनुभवी होते हैं जो कि नंबर ऑफ कंपनीज एक साथ ऑपरेट करते हैं सेम टाइम पर। इन्वेस्टर को एक्ट करना चाहिए ओनर की तरह और शेयर खरीदना चाहिए उन्हीं कंपनीज में जिनको वो समझ चुका हो। की थॉट्स। मैं बिल्कुल गलत की बजाय अनिश्चित रूप से सही रहूंगा। कीन्स। मार्केट लॉर्ड की तरह उनकी हेल्प करती है जो खुद की हेल्प करते हैं, लेकिन लॉर्ड से डिफरेंट मार्केट उन लोगों को माफ नहीं करते जो जानते ही नहीं है वो क्या करते हैं। वॉरेन बफेट। इन्वेस्टिंग सबसे इंटेलिजेंट है जब वो बिजनेस की तरह है। बेंजामिन ग्राहम। मैं यकीन पर हैवी वेट रखता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं रिस्क फैक्टर का पूरा विचार मेरे को सेंस नहीं करता। ये नहीं जानना कि आप क्या कर रहे हैं, रिस्क यहां से आता है। वॉरेन बफेट। आप ना सही हो सकते ना ही गलत, क्योंकि लोग आपसे डिसएग्री रहते हैं। आप सही हैं क्योंकि आपका डेटा और रीजनिंग सही है। बेंजामिन ग्राहम।
ये ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा बुद्धिमान होना। प्रिंसिपल चीज ये है कि उसे ढंग से अप्लाई किया जाए। डेस्कॉर्ड्स। जहां तक मैं चिंतित हूं, स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती। बोल सिर्फ वहां पर रेफरेंस के लिए है, देखने को कि कोई कुछ ऑफर तो नहीं कर रहा कुछ बेवकूफी करने के लिए। वॉरेन बफेट। बहुत मैनेजर्स हैं जिनके पास बहुत कम इंसेंटिव होता है। उनकी निजी गेन लॉस रेशियो बिल्कुल जाहिर होती है। अगर उनका डिसीजन अच्छा काम करता है तो उन्हें शाबाशी मिलती है, और अगर वो गंदा काम करते हैं तो उन्हें पिंक स्लिप मिलती है। इसका मतलब है उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। फेल होना आगे जाने का रास्ता है। ग्रुप में लेमिंग्स की चाहे इमेज खराब हो, लेकिन किसी लेमिंग के कभी प्लस पर बुराई नहीं हुई। वॉरेन बफेट। ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहा कि दसियों हजारों स्टूडेंट्स जो बिजनेस स्कूल से सीखे थे कि उन्हें यह सिखाया गया है कि ज्यादा सोचने से कुछ अच्छा नहीं होता। जो हम करते हैं वो किसी की भी क्षमता के बाहर नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करनी पड़ती है। वॉरेन बफेट। सैंपल कैलकुलेशन। बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करना। एजम्पशंस। कंपनी का कैश फ्लो ग्रो करेगा 15% कंपाउंड रेट पर हर साल लगातार अगले 10 सालों के लिए। दूसरा, डिस्काउंट रेट 9% हर साल का यूज होता है इन्फ्लेशन के इफेक्ट को अलाउ करने के लिए। तीसरा, अज्यूम करें 11वें साल में कंपनी की कैश फ्लो फिर से इंक्रीज हो 5% से। चौथा, सारे डॉलर की अमाउंट मिलियन में है। फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। पहला साल $275, कैश फ्लो ग्रोथ रेट 15%, कैश फ्लो $316, डिस्काउंट फैक्टर 0.9174, डिस्काउंटेड वैल्यू पर एनम $290। दूसरे साल $316, कैश फ्लो ग्रोथ रेट 15%, कैश फ्लो $363, डिस्काउंट फैक्टर 0.8417, डिस्काउंटेड वैल्यू पर एनम $306। तीसरे साल $363, कैश फ्लो ग्रोथ रेट 15%, कैश फ्लो $417, डिस्काउंट फैक्टर 0.7722, डिस्काउंटेड वैल्यू पर एनम $322। चौथे साल $417, कैश फ्लो ग्रोथ रेट 15%, कैश फ्लो $480, डिस्काउंट फैक्टर 0.7084, डिस्काउंटेड वैल्यू पर एनम $340। पांचवें साल $480, कैश फ्लो ग्रोथ रेट 15%, कैश फ्लो $552, डिस्काउंट फैक्टर 0.6499, डिस्काउंटेड वैल्यू पर एनम $359। छठे साल $552, कैश फ्लो ग्रोथ रेट 15%, कैश फ्लो $635, डिस्काउंट फैक्टर 0.5963, डिस्काउंटेड वैल्यू पर एनम $379। सातवें साल $635, कैश फ्लो ग्रोथ रेट 15%, कैश फ्लो $635।